अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो लेक्चर दिया उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। उसमें हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने देखनी है। तो हम पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टीज, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए होंगे और आपने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है a+4 + b इज़ इक्वल टू a+b, और यहाँ पर जो है a+4 + b, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें जो है वो डायरेक्ट इस पर हम कंप्लीट बात करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा। तो आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे इन प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, फिर हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आई नन वेरिएबल के बेटा ये जो है हम आपका जो लेक्चर है ये लेंथी हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आपको चीज़ें इन डेप्थ समझ आ जाएंगी। अगर आप ये टोटल आपके तकरीबन जो है वो 8 क्वेश्चन 4 पार्ट के हैं और 6 क्वेश्चन, ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको वैसे तो कोई ना कोई ट्रिक लगा के याद तो कर लोगे, गुजर जाओगे, लेकिन वो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, लाइक इन सेंस कि आप अपने एग्ज़ाम्स को सिर्फ टैकल कर रहे हो। खैर, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप चीज़ों को समझने की तरफ आ रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट लाजमी होगा। तो चीज़ों को इन डेप्थ समझ लें, एक दफ़ा इन डेप्थ समझ लिया तो फिर बार बार उस चीज़ को आपको ट्रिक को लगाने की या कुछ इन वर्ड्स को हैक रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चीज़ों को वैसे भी समझ के करना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आपकी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी सबकी, उन प्रॉपर्टीज़ को पहले मैं यहाँ पे इलेबोरेट करूँगा। उन प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एंड देन फिर उन्हीं के मुताबिक, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में रैशनल और इरेशनल को पहले अच्छे से समझा और उनके अंदर उनकी टाइप्स को समझा, जब हमें उनकी टाइप्स क्लियर होगी तो फिर हमें क्वेश्चन करने मुश्किल ही नहीं होगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि वो डायरेक्ट इनकी तो ट्रिक्स लगा के, ये 14 क्वेश्चन की ट्रिक लगा के कर लेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल से उठ के आ गया या उन्होंने तो लिटिल बिट उसमें चेंजिंग कर दी तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं एज़ प्रॉपर। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने कुछ पहले एज फर्स्ट राइट करके रखी हुई हैं ताकि इसमें टाइम थोड़ा सा कम लग जाए, लेकिन आपको समझ पूरी आएगी इंशाल्लाह। सो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर दो तरह की है, एक है इक्वलिटी प्रॉपर्टी और एक है अनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, एक इक्वलिटीज़ और एक अनइक्वलिटीज़। तो पहले हम जो है वो इक्वलिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो अनइक्वलिटी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे कि अनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर करें, इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को बराबर रख लिया जाता है राइट हैंड साइड की वैल्यू के, यानी कि वी विल यूजेज हेयर आ साइन ऑफ इक्वल। हम यहाँ पर इक्वल के साइन को यूज़ करते हैं। जब हम इक्वल के साइन को यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वलिटी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तीसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चौथी है इन्वर्स प्रॉपर्टी, पांचवी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड छठी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कौन सी वाली कैसे है। ठीक है,
तो पहले वाली हमारी देखें तो हमारे पास आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब हमने इन सब प्रॉपर्टीज़ को दो प्रोस्पेक्टिव से देखना है। एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर रहे हो तो तब क्या होगा, और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव से आपने देखना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखूं तो मेरे पास कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, ए और बी इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जनरल वैल्यूज के तौर पे लेंगे, कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर मैं प्लस करता हूं तो वो इज इक्वल टू आएगा रियल नंबर के। यानी कि दो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर मैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं एक ही जगह कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो 6 को 4 के साथ ऐड किया तो आंसर क्या आया, 10। अब देखो दो रियल नंबर को ऐड किया, आंसर भी क्या आया, रियल नंबर आया। तो इट्स मीन ये क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एक जो है हमारे पास इक्वलिटी प्रॉपर्टी की टाइप आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है और उसमें दो रियल नंबर रिप्रेजेंट किए होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लिखा होता है यहाँ पे 7 + 2 = 9, तो आप क्या कहोगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड करके आंसर रियल नंबर आ रहा है, तो इट्स मीन दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये जो ऐसे साइन अक्सर आपको मैथमेटिक्स में शो होता है, ये वाला साइन, ये साइन जो है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि 10 जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है, वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए हमने जो यह है यहाँ पर जो है वो बिलोंग्स टू का साइन डाला हुआ है। सेम एज अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम दो रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर्स को, तो उसका आंसर भी रियल नंबर आएगा, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वही कर लो, हम कर लेते हैं 7 × 4, तो यहाँ पर आंसर आ गया 28। तो अब 28 भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसलिए जो 28 है डैट इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और दो वैल्यूज़ होती हैं राइट साइड पे, और वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे की सिर्फ पोजीशन की फॉर्म में अल्टरनेट होती हैं। अब देखो कहाँ यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि आपका ए जो है यहाँ पे पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे = के बाद ए बी एक बाद में लिखा हुआ है बी के, यहाँ पे बी बाद में लिखा हुआ है और यहाँ पे बी पहले लिखा हुआ है, तो सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट की बुनियाद पर उनका आंसर सेम ही रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन हो रही है ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पे भी एडिशन हो रही थी तो हमने कह दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने वर्ड यूज़ किया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रहे हैं तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। अब एक ही जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लो, बी की जगह भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, दरमियान में प्लस लगाओ। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए था 4 पहले आया था, यहाँ पे 1 लगा दो बाद में, और 7 यहाँ बाद में था इसमें लगा दो पहले। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जगह को चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड हो गई हैं उनसे आपकी जो है वो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेम एज आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोस्पेक्टिव में देख लो, तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ए को मल्टीप्लाई करवाओ बी से और यहाँ पे बी को करवा दो ए से, तो सिंपल से क्या होगा, = अब यहाँ पे सिर्फ प्लेस चेंज करने की वजह से आंसर में चेंज नहीं आएगा, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर देखो तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है। यहाँ पर एसोसिएटिव में एक तो पहली बात है कि यहाँ पर 3 वैल्यूज मोस्टली दी जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसमें भी एलिमेंट्स की जो है वो अरेंजमेंट इन सेंस की जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्व के पहले सोल्व किनको करना है, सिर्फ उनकी बुनियाद पर हम जो है वो उसकी एक प्रॉपर्टी जनरेट। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लेते हैं। देखें है तीनों में, दोनों में क्या है, ए बी और सी, इधर भी क्या है ए बी और सी। सिर्फ फ़र्क क्या आया कि हमने ब्रैकेट से मेंशन कर दिया कि हम पहले ए बी को यहाँ पर सोल्व करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे सी को। यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरफ हमने पहले, अब यहाँ पे ए बी लिया था, इधर वाले में आके हमने बी सी ले लिया, बी सी को सॉल्व करेंगे और बी सी के बाद हम ए को उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सेम एज यहाँ पर देखिए मैंने वही लिया, ए को 4 लिया, इधर भी ए को 4, बी 6 है, सी 8 है, बी 6 है, सी 8 है। सिर्फ मैंने क्या किया, पहले 4 और 6 को ऐड किया, 10 बन गया, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो ये 8 जो था सी वो एज इट इज़ आ गया, तो 10 और 8 18 बन गया। अब यहाँ पर देखो तो पहले मैंने बी और सी को ऐड किया तो ये बन गया 14, 14 में 4 ऐड किया। मतलब इनके ऐसी प्रॉपर्टी में जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑफ देयर सोल्व प्रायोरिटी, सोल्व की प्रायोरिटी की बुनियाद पे हम उनको, या उनकी प्लेस की बुनियाद पर जो है वो उनके आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें हम 3 वैल्यूज़ को डिफरेंट ब्रैकेटिंग लगा के जो है वो आगे पीछे करके। अब विद रिस्पेक्ट
टू क्या हुआ है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये प्लस में आ रहे हैं तो ये एडिशन हो जाएगा। तो आपका ये पूरा आंसर इस तरह बनेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी की मल्टीप्लिकेशन देख लो, तो अगर आप जहाँ पे आपने प्लस लगाया वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, सेम एज ये वही सारी चीज़ लिखी जाएगी यहाँ पर, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि मल्टीप्लाई लगा दी। तो मल्टीप्लाई भी वैसे ही आपकी जो ब्रैकेट है उसको पहले सोल्व कर लो, ब्रैकेट है सोल्व कर लो, बाकी में मल्टीप्लाई करो तो ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर सेम रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी फोर्थ वाली टाइप है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा देखिएगा अच्छे से। आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है एक जैसा रहना, यानी कि कोई फ़र्क ना आना। आइडेंटिटी कॉपीज़ हम कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है सेम एज कॉपीज़ करवाना, सेम, कोई चेंज ना आए, जिसमें सेम रहे। तो अब हम इस सेम वाली चीज़ को दो प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। एक हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन के प्रोस्पेक्टिव में भी आपकी वैल्यू चेंज ना हो और मल्टीप्लिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी आपकी वैल्यू चेंज ना हो। अब आप जनरल सोचें ज़रा स्टूडेंट कि आप चीज़ को ऐड भी कर रहे हो लेकिन उसका आंसर चेंज ना हो। अब देखो मिसाल के तौर पर आपके पास 4 है, तो 4 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो कि आपका जो है वो 4 ही रहे। तो आप क्या ऐड करना चाहोगे? अब आपके ज़हन में आएगा कि अगर हम 1 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो 5 बन जाएगा, वो 4 तो नहीं रहेगा। तो हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर 0 ऐड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पर हमने जनरल ले लिया है 0 + a। अगर हम a को पहले रख लें या बाद में रख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a का a ही रहेगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल जो हमारे के एग्जांपल है यहाँ पर मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, तो 5 + 0 करूँगा तो वो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, या 0 + 5 करूँगा। तो मीन के आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की एक खसूसियत है कि वो अपने अंदर 0 को ऐड करती है और अपने आप को चेंज नहीं करती। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो आपको सोचने की ट्राई करें कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर भी चेंज ना हो, तो आपके जहन में अगर आएगा कि 0, तो बेटा अगर हम 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो सारी की सारी चीज़ जो है वो 0 हो जाती है। तो अगर आप 1 से करते हो, तो अगर आपने टेबल्स बचपन से देखते आ रहोगे, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 10 1s are 10, तो मीन के आपका जो है वो 1 है, वो ऐसी चीज़ है जो कि मल्टीप्लिकेटिव में आपको सेम आंसर देता है। एडिशन में 0 सेम आंसर देता है और मल्टीप्लिकेटिव में 1 आंसर सेम देता है। तो ये आपने क्लियर करना है। तो a × 1 तो a ही रहेगा, या 1 × a तो a ही रहेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, 6 × 1 = 6, 5 × 1 5। तो ये आपको क्लियर होगी। आइडेंटिटी का मीन क्या है? सेम रहना, आंसर चेंज ना होना। उसके बाद आती है हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में देखो तो इन्वर्स का उर्दू मायने होता है उल्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर उल्ट क्या है? अब देखें, अगर हमारे पास एक चीज़ पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर हम देखें लाइक हम कहते हैं ऊपर, तो उसका अपोजिट क्या होगा? नीचे। तो सेम एज इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आप अपने एक ही एलिमेंट का, एक ही जो आपको डिजिट है उसी का ही अपोजिट ले रहे होगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हमने दो प्रोस्पेक्टिव से इसको भी देखना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन पहले देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमारे पास क्या करेंगे कि एक हमारे पास देखें ए जो है वो आ गया प्लस में और एक ए हमने ले लिया माइनस में। अब हम कोई भी इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, 14 कर ली, और ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे 14। अब देखो ये पॉजिटिव में है एक, और इसी का ही ऑपोजिट एक नेगेटिव में, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? हम उसी का ही ऑपोजिट लेते हैं। ऑपोजिट लेने में आपने ये रेसिप्रोकल डेफिनेशन भी देखी होगी कहीं पर, रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी इनको कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसका इन्वर्स लेते हैं। ए है, इसका मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होगा? 1/a, ठीक है। अब मीन 15 है, इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/15। मीन कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अगर एक प्रॉपर्टी रह गई है हमारे पास इसकी इक्वलिटी प्रॉपर्टी की, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट समझिएगा, इसमें भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी, उसमें क्या हो रहा होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होंगी, तकसीम कर रही होंगी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? तकसीम करना, मल्टीप्लाई करना। तो वो तकसीम कर रही होंगी। तो जैसे कि एक मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गई है ए, बी और सी। अब देखो यहाँ पर ए क्या कर रहा है? वो तकसीम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसके साथ तकसीम का मतलब क्या होता है? ज़रब देना।
वो सॉरी मीन के अपने आप को डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ए सी के साथ भी अपना कोई ना कोई लिंक बना रहा है, तो यानी कि ये कुछ ना कुछ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको इस तरह याद रखना, देखें ए यहाँ पर बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे देखें ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए बी बन गया, ए सी से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए सी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा ए सी। इसी तरह ए बी से अब यहाँ पर इसके ये जो प्रॉपर्टी है इसका काफ़ी ज़्यादा लेंथी नेम है, इसको ज़रा समझिएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें ज़रा, पहले ये सारे वर्ड को आपने नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखो। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर जब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, तो फर्स्टली आपको समझ आ गई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड देखो, ए यहाँ पर इनके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इन ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ओवर एडिशन। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टी है ए की वजह से, फिर ये ए इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड ये बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, एडिशन, तो ओवर एडिशन। अब यहाँ पे लेफ्ट क्या है, अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर देखो तो ए आपके कौन से हैंड, अपने हैंड को देखें और उसके मुताबिक जज करें कि ए किस तरफ है, आपका लेफ्ट साइड पे है, तो ए जो है वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर ये आपस में क्या हो रहे हैं, एडिशन, तो ये आपकी बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें आगे फर्दर आ जाता है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो सिंपल क्या होगा, आपका सारी लाइन वही रहेगी, जहाँ पे आपने एडिशन लिखा है वहाँ आप सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ कर दोगे, सिर्फ आपने यहाँ पर ये चीज़ को जो है वो ऐड करना है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया, वो क्या आएगा कि अगर आपके पास, अब ए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे था तो लेफ़्ट हमने यूज़ किया, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो है राइट साइड पे, तो सिर्फ राइट साइड लगाओगे, बाकी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, वो डिपेंड करेगा इसके मिडल साइन पे। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो हमारे पास इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ ये थी। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके मुताबिक उसको समझेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें मैं ये साथ ही अपने पेज इसको भी रख लेता हूँ, अगर आपको ये नज़र आ जाए थोड़ा बहुत, या हम बार बार मैं इसको आगे भी ले जाऊँगा, तो इसमें जो है वो आपको ये मैं सेट कर देता हूँ पेज आपको, हाँ कुछ ठीक है इसमें, अब ठीक है, इतना कुछ सही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, मैं उसको ऊपर ले आऊँगा, आपको वो नज़र आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी देखो ज़रा, हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो 3 वैल्यूज़ आपस में आ गई हैं, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि 3 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्या है यहाँ पर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपके ज़हनों में आएगा सर डिस्ट्रीब्यूटिव में भी था ये इस तरह का, तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने ये बात देखी है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है या इसके आखिर में लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो वैल्यू है वो ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई हो रही होंगी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सारे ऐड हो रहे होंगे, बस उनकी पोजीशनिंग चेंज होगी, कहीं पे पहले वालों पे ब्रैकेट लगी होगी और दूसरी तरफ पे लास्ट वालों पे ब्रैकेट लगी होगी। तो आप यहाँ पर देखो सारी ए 4 और बी, सिर्फ इनकी ब्रैकेटिंग का फ़र्क है, बाकी सारी आंसर वही हैं, तो उससे हमें पता चला ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कौन से वाली है, अब ये ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं ना हो रहे, तो विद रिस्पेक्ट टू WRT, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें, इसका जो है वो √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो स्टूडेंट हमने जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें हमने कहा था सिर्फ क्या होगा कि ए बी होंगे, इसमें बी ए बन जाएगा, यानी कि उसकी पोजीशन में फ़र्क आएगा,
सिर्फ, तो ये हमारे पास यही प्रॉपर्टी थी, ए बी इज इक्वल टू प्लस बी है। पोजीशन में फ़र्क आया था सिर्फ, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आसान है अगर आपने जो है वो पीछे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है। तो x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो सेम एज, अब देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या है, एक दफ़ा ये प्लस हो रहा है, ठीक है, और एक दफ़ा ये x ही है लेकिन उसी का ही उल्ट लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था उल्ट वाली कौन सी होगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी में उसका ही ऑपोजिट साइन वाला लेके आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन थी तो इसलिए हमने एडिटिव का वर्ड यूज़ किया। अगर यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेटिव वर्ड यूज़ करेंगे ये हमारे पास। इस सेम एज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसको अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, 100 ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ भी स्टूडेंट ये देखो, आपको फ़ौरन से ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। अब मैं देखो ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा ऐसा करके, इसमें आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अभी ये और भी लिखना है इसमें कंप्लीट, आपने देखना है। अब देखें ए किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब यहाँ पर देखें ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब यहाँ पे देखें हम बी और सी के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो एडिशन लिखो। तो ये स्टूडेंट देखें बिल्कुल आसान है अगर आप समझ के करेंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए, मैंने आइडेंटिटी का कहा था, 16 का 16 ही रहा है, तो मतलब कि कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में कहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर वो प्लस भी हो लेकिन वो सेम रहे तो वो क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। तो इसके लिए आप कर दोगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्यों यूज़ किया है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइन जा रहे हैं तो इसलिए एडिटिव का वर्ड यूज़ किया है, और सेम आंसर आ रहा है तो आइडेंटिटी का वर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, यहाँ पर 6 वाला कहता है 100 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सेम आ गया है। अब देखिए 100 का 100 रहा है, कोई चेंज नहीं आया है, तो इट्स मीन ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। और कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इसी के पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो आप एक दफ़ा फिर जो मैंने प्रॉपर्टीज़ को पहले इलेबोरेट और एक्सप्लेन किया उसके पेज को आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लें और उसको समझ के फिर आपने इस तरफ आना है। फिर स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल भी समझ के कीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ पे इस चीज़ को एनालिसिस करें ज़रा कि आपके पास क्या हो रहा है।
मल्टीप्लिकेशन हो रही है। किन वैल्यूज़ की? हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं और उनकी ब्रैकेटिंग डिफरेंट की हुई है और उनको जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सिर्फ देखें ज़रा, 4 की जगह पे है, 5 की जगह पे, 8 की जगह पे। अब ये सारे अपनी अपनी जगह पर हैं, बस इसमें सेकंड वाले पे ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें फर्स्ट वाले में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आई नॉन वेरी वेल स्टूडेंट, आपको इशू पता है कहाँ पे आएगा? आपको इशू आएगा एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में समझने में, कि दोनों में 3 वैल्यू है, कैसे याद रहेगा? क्या एक इसमें ट्रिकी अगर बात बताऊँ ना आपको, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू बाहर होगी और 2 वैल्यू के दरमियान या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। यानी यहाँ पे देखो, एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी 2 वैल्यूज़ के साथ और वो 2 वैल्यूज़ या तो प्लस में होंगी या तो माइनस में होंगी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर प्लस हो रही है तो सारी वैल्यू प्लस प्लस में आ रही है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में ही आ रही हैं। तो यानी कि इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा कंडीशन, अब यहाँ पर देखो सारी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं है जो कि 2 प्लस या 2 माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये एक मल्टीप्लाई हो रही थी हमारे पास 2 प्लस वाली वैल्यूज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर सारी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इट्स मीन उससे आपके जहन में आना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से वाली है? ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, तो आपने कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे। अगर यहाँ पे सभी के साइन के साथ प्लस प्लस होता तो हमने लिखना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है यहाँ पर? वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए आपने जो है वो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि सिर्फ प्लेस चेंज होगी, रहेंगे वही 2 एलिमेंट यहाँ पर। कम्यूटेटिव में हम 2 की बात करेंगे तो रहेंगे वही बट प्लेस चेंज होगी। अब यहाँ पर ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, आप ये इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको पहले एस देखना है। तो ये आपकी बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, म्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। ये इक्वलिटी के रिस्पेक्ट से हैं, इज इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, तो ये है इक्वलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनइक्वलिटी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर पहले उसको क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने इसमें डिस्कस क्या करना है। तो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने जो है वो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी बतानी है जो कि क्वेश्चंस में यूज़ की गई है, तो उसको आपने मेंशन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का पहला पार्ट। वो क्या है? -3 लेस देन -1 ए इम्प्लाइज टू 0 जो है लेस देन 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो इस साइन को समझे ज़रा, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। जो हमारे पास ये साइन होता है और एक साइन होता है ये, इन दोनों में ग्रेटर देन और लेस देन का कौन सा शो होता है? तो इसमें अगर देखें, जिसकी तरफ एक नोब होगी वो होगा लेस, और जिस तरफ 2 नोब्स होंगी वो होगा ग्रेटर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5, अब देखें इससे क्या पता है, 2 ओपन है, इट्स मीन 5 बड़ा है 2 से, या फिर 2 छोटा है 5 से। कैसे? इसकी तरफ एक नोब है, एक कॉर्नर है, तो ये छोटा है, इसकी तरफ 2 कॉर्नर होंगे, वो क्या होंगे? वो बड़ा एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है,
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझने के लिए हमें जो है वो एज फर्स्ट, जैसे मैंने आपकी इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ सारी डिस्क्राइब की थी, हम इस तरह इन इक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इन इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर हैं काफ़ी, उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो इन इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर आपके कॉन्टेक्स्ट में तो इतनी ज़्यादा इन सेंस नहीं है, लेकिन जो भी हैं आपको सारी करवा दी जाएंगी ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट किसी भी क्लास में इस चीज़ को समझना या मुश्किल ना हो। अब है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्स क्या होता है? आप ही जैसी सामने चीज़ होना। तो एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वलिटी और हमने इक्वलिटी प्रॉपर्टी और अनइक्वलिटी में फ़र्क क्या होगा? सिंपल फ़र्क होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइन। अगर इक्वलिटी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर इक्वलिटी प्रॉपर्टी है तो वो रिप्रेजेंट होगी विद इक्वल टू साइन। अगर इनइक्वलिटी है तो वो रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो वो रिप्रेजेंट होगी या तो ग्रेटर देन लेस देन साइंस के साथ। तो उससे आपके क्वेश्चन से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो है तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको किस साइन से शो किया हुआ है, ग्रेटर और लेस देन, तो ये इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में देखें तो एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो अपने ही बराबर होता है। जैसे कि मैं इसको कह दूँ 3/2 इज इक्वल टू 1.5, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो बराबर ही आएगा, तो वो ये कहेगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्री प्रॉपर्टी ये है कि आप उसकी अरेंजमेंट जैसे भी कर लो उसका आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, 12/2 12/6 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 इसके नीचे ले आओ और ये इसको ले जाओ उधर, तब भी आंसर जो है वो टोटल इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 6 ही रहेगा, और अगर इसके इधर ले जाओ तो अब भी आंसर आपके पास जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेम रहेगा आंसर, तब भी यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो पोजीशनिंग को चेंज करने से आंसर पे ना इफेक्ट पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है? ट्रांजिटिव कहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, लेट कर लिया a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो हमारे पास देखें, अब यहाँ पर b जो है वो कॉमन रोल प्ले कर रहा है, b इधर भी है इधर भी है। अगर a b के बराबर हो सकता है और b c के बराबर हो सकता है, यानी कि b यहाँ पे भी है, तो अल्टीमेटली a और c बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर में मैं समझाऊँ तो हमारे पास 3 लड़के हैं, एक का नाम है अहमद और एक का नाम है अली और एक का नाम है अकरम। तो अगर हम देखें यहाँ पर अहमद की हाइट 5 है, बराबर है अली की हाइट के। अली की भी कितनी है हाइट? फिर मैं कह दूँ अली की हाइट बराबर है अकरम के, तो अली की हाइट कितनी है? 5 है। तो अगर मैं अली को अब रेज कर दूँ और मैं कहूँ अहमद और अकरम की हाइट सेम है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने ले लिया a/3, या यहाँ भी आप देख लो 9/3 इज इक्वल टू 3, या 6/2 इज इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखें तो 3 क्या है? 3 एक b प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ a और ये c है, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? अगर आप इनको करके भी देख लो, 3 3s are 9 और 2 3s are 6, तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टूडेंट इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हमने क्या करना होता है, यहाँ पर चीज़ों को वैसे ही लिखना होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि हमारे पास था 6/2 बराबर है 3 के, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे 3 आएगा, लेकिन इसमें हमने 4 इधर भी ऐड कर दिया, 4 उधर भी ऐड कर दिया, तब भी आंसर क्या रहा? सेम। तो कुछ चीज़ ऐड करने से आपकी अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे? additive property. If we add something and the property doesn't to be changed, that is called additive property. And multiplicative property में क्या होगा? अब यहाँ पे ऐड करने से चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से चेंज ना हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ों को समझने की ट्राई करनी है। एडिटिव में ऐड करने से चेंज नहीं हुआ और आंसर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं हुआ आंसर, तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में दो पर्सपेक्टिव्स हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो और वो कैंसल्स हो रही हैं और अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो डेट इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिख लिया a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखो c और c कैंसिल हो सकता है और कैंसिल होके आपका जो आंसर है बाकी अल्टीमेटली सेम आएगा, उसको कहते हैं हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल तौर पे आप क्या करो, यहाँ पे हमने ले लिया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और 6 प्लस 3। अब c सेम है, 3 है, अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 ओवर 6। तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 12 ओवर 6, तो 6 टू ज़र 12, तो ये 2 प्लस 2 आ गया। अब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया है तब आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और हमारी कैंसल्स भी हुई हैं वैल्यूज़, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखें ए सी से कैंसिल हो गया तो ए बी के बराबर हो जाएगा। अब देखें इसको हम कर सके, देखते हैं ए की जगह 2 पुट कर लिया, सी की जगह 3 पुट कर लिया, इज इक्वल टू आ गया, बी की जगह 12 और 6 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय सी की जगह 3। अब ये देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, आप ये भी कर सकते हैं इसको कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 ओवर 6। 3 से कैंसिल हो गया, 2 ओवर 12 ओवर 6, 6 टू ज़ार 12, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए आंसर है। तो ये है कैंसलेशन, जो कैंसिल कर रही है, नाम ही शो कर रहा है कैंसलेशन, यानी कि कैंसिल करेगी ये प्रॉपर्टी आपकी, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा ये सॉरी, अभी तक हमने ये जो पढ़ी हैं ये सारी इक्वलिटीज़ की थी। अब इन इक्वलिटीज़ के साइन की तरफ आते हैं, तो ये भी इक्वलिटीज़ की ही प्रॉपर्टीज़ में से थी, ठीक है। अब इनइक्वलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। इनइक्वलिटीज़ में हमारे पास आ जाती है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। अब जो हमने ये वाली पढ़ी है अभी प्रॉपर्टीज़ ऊपर वाली, तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसका समझना आपके लिए, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बनी हैं आपकी, शॉर्ट क्वेश्चंस की जो डिफाइंस हैं वो आई हुई हैं, आएंगी आपको ज़्यादातर जो है वो लास्ट जो आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेशंस अवेलेबल थी, तो इसलिए इनको भी, और ये वैसे भी आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज के लिए तो मैटर नहीं करता कॉन्टेक्स्ट, इन सेंस आपको आना चाहिए। आप ये जर्नल एक जो अगर आपके वर्ड यूज़ हो रहा है आपकी कहीं पे बुक पे, तो आपसे कोई पूछ भी सकता है, एज वेल एज अगर आप इन नेक्स्ट फील्ड में किसी को बताना पड़ जाता है तो आपके लिए आसानी होती है, तो समझना मैटर करता है। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी की तरफ। इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास पहली टाइप आती है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। अब ट्राई मीन है 3 वैसे भी, तो यहाँ पे 3 जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ए या तो बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या तीसरी प्रॉपर्टी है ए बराबर होगा बी से। तो 3 हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई, ए बड़ा होगा बी से, ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी से। तीनों कंडीशन में एक कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो सकती है। अब देखिए क्या कह सकते हैं कि या तो अली अकरम से बड़ा होगा, या अली अकरम से छोटा होगा, या फिर अली अकरम के बराबर होगा हाइट में। तो सेम एज इसमें हमारे इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए 2 से 3 2 से बड़ा है, 3 2 के बराबर है, 3 2 से छोटा है। तो जाहिर बात है 3 2 से बड़ा है, ये ठीक होगी, ये दो प्रॉपर्टी गलत हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। इसमें आगे फर्दर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से, बी छोटा है सी से, एंड ए छोटा है सी से। यानी कि देखें ज़रा, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, और अल्टीमेटली सी जो है वो ए जो है वो सी से छोटा है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। 3 जो है वो छोटा है 5 से, 3 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, और अल्टीमेटली 3 जो है वो 7 से भी छोटा है। तो अगर आप रियलिटी में भी देखो तो अल्टीमेटली ये सही बात है कि ए जो है वो 3 5 से भी छोटा है, 5 7 से छोटा है, और 3, तो ये एक रियलिटी बेस्ड बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक लिखी हुई है बात। बस हमने यहाँ पे इसको इलेबोरेट करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हमको ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है कि ये रियलिटी बेस्ड। अब या फिर हम कह लेंगे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और सी ए से बड़ा है, और अल्टीमेटली आपका रियलिटी है कि 5 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, और 5 1 से बड़ा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इन सेंस ऑफ इनइक्वलिटी, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो इक्वलिटी के सेंस में थी। एडिटिव प्रॉपर्टी इन सेंस ऑफ इनइक्वलिटी देखें तो ए जो है वो ग्रेटर देन ए लेस देन है बी से, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करके इनइक्वलिटीज़ को यूज़ कर रहे होंगे वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर तो ये देखें एडिटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इन सेंस ऑफ हम एडिशन की वैल्यूज़ का साइन यूज़ कर रहे हैं और है यहाँ पे इक्वलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़ अनइक्वलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे देखें तो उन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान पहले प्लस था तो वो एडिटिव बन गया यानी पॉजिटिव बन गया। अब उन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई आ गया, जब कोई साइन नहीं होता दो वैल्यूज़ के दरमियान तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन गया, ऑफ अनइक्वलिटी बन गया। अब उसके बाद हमारे पास ये इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, उनको बताया गया है, तो आप इनको हर एंगल से भी देख सकते हो, बस आपको ये जनरल समझना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अनइक्वलिटी है। अगर प्लस का साइन है तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ अनइक्वलिटी है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है दो वैल्यूज़ के दरमियान तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी होगी। अब ये देखें, मुझे बताएं स्टूडेंट ज़रा आपके ज़हन में क्या कुछ इसके बारे में आ रहा है कि -3 -1। अब -3 छोटा है -1 से। अब ये जहन में आएगा कि सर ये -3 कैसे छोटा है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ इसको कि -3 जो है वो -1 से कैसे छोटा है। तो अगर आप यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस पेज को टेढ़ा करके आपको लाइन ताकि मैं ड्रॉ कर सकूँ इसके प्रॉपर एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये एक नई चीज़ है, फिर भी अगर आपको समझ आए जाए तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। तो ये नंबर लाइन मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको ये इसको नज़र आ सके। हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस नंबर लाइन को हम मिडल में जैसे कि हमने एज फर्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ की हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर ड्रॉ दी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडल में हम 0 पुट करेंगे और इस तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर्स पुट कर देंगे और इस तरफ हम नेगेटिव इंटीजर्स पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट एक बात समझिएगा, जब भी आप 0 से राइट साइड को जाओगे, 0 से राइट साइड को जाओगे तो हमेशा वैल्यूज़ ग्रेटर होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। यानी कि 0 से 1 की तरफ गए, 1 से 2, अब 1 छोटा है, 2 बड़ा हो गया, 3 उससे भी बड़ा हो गया, 4 उससे भी बड़ा हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ मूव करते जाओगे आपकी वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर होती जाएंगी। और अगर आप 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाओगे, याद रखिएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की तरफ तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉलर होती जाएंगी, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट होती जाएंगी अगर आप जो है वो 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे बात कर रहे थे इन नंबर लाइंस के बारे में। तो नंबर लाइंस में हमारे पास देखें जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ की जो है वो ग्रेटर होती जाएंगी, और जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी। यानी कि -1 जो है वो बड़ा है -2 से, यानी कि आप ये कह सकते हैं -2 छोटा है -1 से, और -3 छोटा है -2 से, यानी -2 बड़ा है -3 से। यानी जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड में जाते जाएंगे तो इन रियलिटी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही होती है या छोटी हो रही होती है, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा होता है। और जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते जाओगे तो वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी होती जाएंगी क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव का साइन आ रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो है -3 जो है वो लेस देन है -1 से, ये रियलिटी है। वो है 0 जो है वो इम्प्लाइज टू 0 टू 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 को 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 को अंदर ऐड कर देंगे +3 और -1 जो यहाँ पर किया है वही यहाँ पर करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 2। देखें वो बन गया। अब देखें ज़रा, यही प्रॉपर्टी हमने कहाँ पे किया था कि दोनों तरफ ऐड कर रहे हो एक ही चीज़ को, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी, हमने यहाँ पर कहा था
कि दोनों तरफ आपने चीज़ों को क्या करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी में दोनों तरफ, यहाँ पर देखें 3 के साथ हमने 10 ऐड किया, तो इधर 5 के साथ भी 10 को ऐड किया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने सिर्फ लिखना है यहाँ पर, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस नाम जस्ट बताना है, समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है, इक्वलिटी की है या इनइक्वलिटी की है, तो आपको पता ही है इनइक्वलिटी की है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन के साइंस यूज हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो है a इज़ लेस देन b वेयर एज देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो यहाँ पे ये देखो, तो हमारे पास ये क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यहाँ पे मैंने आपको शायद इसमें आपके इस रेसिप्रोकल पे बात की हो, नहीं की, ओके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या होता है, जैसे हमने इन्वर्स का पढ़ा था, तो रेसिप्रोकल का मतलब भी होता है उल्ट। अगर देखें यहाँ पर हमारे पास a है, तो यहाँ पे इसका बन जाए अगर 1/a, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर b है तो इसका अगर हम बना दें 1/b, तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब देखें ज़रा, यहाँ पर a था तो a बन गया 1/a और b क्या बन गया 1/b, लेकिन इसकी वजह से इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, रेसिप्रोकल में एक बात चीज़ है कि इसकी वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब कोई चीज़ रेसिप्रोकल में चली जाती है तो उसका साइन, अगर यहाँ पर पहले ये स्मॉलर था तो रेसिप्रोकल में जाने के बाद ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने अपनी प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो इसका प्रॉपर्टी का नाम होगा हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगी ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, इन इक्वलिटी। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c लेस देन p प्लस c। तो अगर आप यहाँ पर ये देखो, सेम एज आपके क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने सिंपल जो है वो ऐड कर रहे हो वैल्यूज़ को, कैसे, a और b, उसमें ऐड आपने इधर भी c कर दिया और इधर भी c ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने वाली प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये ऐड हो रहे हैं तो एडिटिव का वर्ड यूज़ करेंगे हम इसलिए, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, तो ये आपके पास आ जाएगा। ऐड करने की वजह से आपने इसका नाम जो है वो क्या रख दिया है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, और उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए सी इज़, मैं यहाँ पे पेज निकालूँ, अगर आपके पास यहाँ पे हम इसको न्यू पेज पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, 1.1 का एक्सरसाइज 1.1, और ये पार्ट नंबर चल रहा है 5, और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, देन ए इज़ लेस देन बी। अब इस प्रॉपर्टी को देखो ज़रा, हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए और बी, ए और बी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपने बाकी को आप ज़रा ज़हन से निकाल के इस तरफ देखो, ए और बी की ज़ीरो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अगर ज़ीरो से होगा तो अल्टीमेटली सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो फिर एक आंसर ही नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें तो ए यहाँ पर सी के साथ ए और बी है, दो वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सी इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी।
इनइक्वलिटी मैं अगेन बता रहा हूँ, आप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी के साइन, अगर इक्वलिटी होती तो इज इक्वल टू का होना था साइन, इनइक्वलिटी क्या है तो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन हमारे पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर चलता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेम एज वही आ गया, एंड सी इज़ ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो एंड देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो बाकी आप इक्वेशन को छोड़ो, आप लेन में यही अपने देखें, एक ए और बी है, उनके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वलिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ये हमारे पास बन जाएगी। लास्ट इस पार्ट का क्वेश्चन है वो है वी आर 6 वाला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। तो आपको पता है तीनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएं तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी, हमारा पहला ही यही था, तो ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने इसको पहले भी इसमें देखा था, ये ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह जो है वो हमारी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गया है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और वो बिल्कुल वो भी आसान है, उसको हम जैसे सॉल्व करेंगे हमारा ये 1.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पर हमें मेंशन कर रहा है, insert two rational numbers between हमने यहाँ पर दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने, किन के दरमियान, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इस पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4, हमने इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर इंसर्ट्स करने हैं। अब रैशनल नंबर इंसर्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है, आप क्या करो, द एवरेज ऑफ एंड 2 रैशनल नंबर विल बी रैशनल नंबर बिटवीन दैम। तो आप क्या करो, उन दो जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं रैशनल नंबर की, उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो आपका वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे फ़र्क की एक बात क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसको फर्स्ट करते हैं। अब आपको जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने उनको ऐड कर देना है, कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 1/2, दो वैल्यूज़ को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 के साथ। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपके पास जब नीचे दो वैल्यूज़ आ जाएं और दरमियान में प्लस और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आप इस तरह डायरेक्ट इनको नहीं ऐड कर सकते, फिर आप उनका एलसीएम के थ्रू करेंगे। कैसे होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 इनको एक, यहाँ पर मैं यहाँ पर रफली तौर पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने इस तरह करना है, 3 और 4 राइट करना है। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 3 1 ज़ा 3, 4 का 4 वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1 वैसे ही, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो ये आपका क्या आंसर आ गया, 12। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखें 12। अब स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही काम करना है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट आपको जो है ऐसे आपको मुश्किल होगी सोल्व करना, तो आपने इस वाले पोर्शन पे हाथ रख लेना है, और जो पोर्शन बचा है ये वाला 1/3, इसके 3 को इसके 12 के साथ, ये 3 को 12 के साथ जो यहाँ पर आया है डिवाइड करना है। 12 अंदर रखो, 3 पे करो, 3 4 ज़ा 12। जो आंसर आया है वो 3 के ऊपर वाले से, देखिए 3 से डिवाइड किया था तो 3 वाले के जो आंसर आया वो 3 वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 मल्टीप्लाई जो आंसर आया 4। दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दो। अब इस पे हाथ रखो, ये नीचे वाला फिर दोबारा अंदर रखो, और अब 1 के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 के साथ करो, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12। जो आंसर आए उस आंसर को इस जिस 4 पे किया है तो 4 वाले से ऊपर क्या है हमारे पास 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3, ये नीचे 2 वैसे का वैसे ही आता जाएगा। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे नीचे करता हूँ पोर्शन, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारे पास आ जाएगा ओवर में आपके पास 2 है तो वो 2 का 12 है नीचे,
और फर्दर ये नीचे सेकंड ब्रैकेट में 2 है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7/12/2, ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये फर्दर आपके जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे नीचे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2×12=24। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला रैशनल नंबर आ गया 7/24। आई होप सो आपको ये समझ आई होगा। अगर आपको अभी भी एलसीएम नहीं समझ आया, एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके दोबारा इस चीज़ को समझे कि कैसे मैंने इसको बताया कि आपने इस पर हैंड रखना है, इसके नीचे वाले से पहले इसको डिवाइड करना है, जो आंसर है उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आज फर्स्ट आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप आगे ना बढ़िएगा, क्योंकि आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगी कि एलसीएम पे आके मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से, ये वाली मिस्टेक्स। तो इसको पहले क्लियर करिएगा। अब नेक्स्ट को अभी इसी के पार्ट उन्होंने कहा इंसर्ट 2 रैशनल नंबर। अब एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास क्या, 7/24। अब हमने एक और रैशनल नंबर इसके बिटवीन निकालना है। तो अब क्या करोगे, एक रैशनल नंबर आ गया है, अब इसी को ही फर्दर आपने लेके चलना है। आपने लिखना है यहाँ पर 7/24 एंड 1/, आगे नेक्स्ट वाला कौन सा था 1/4। अब देखें इसके और इसके दरमियान एक वैल्यू आ गई, एक और निकालनी है। तो ये 1/4 हम ऐड करेंगे यहाँ पर, सेम एज हम क्या करेंगे वही रूल अप्लाई करेंगे कि क्या करते हैं हम रैशनल नंबर निकालने के लिए उन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। अब देखें 24 और 4 का आपने एलसीएम लेना है, 24 और 4 तो ये 12, 2, 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 1 का 1, 3 1 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 2 4 8, 3 8 24। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 24। अब 24 को आपने क्या करना है, वैसे ही आप रूल अप्लाई करो, इस पे हैंड रखो आपने और इसके नीचे वाले से इसको डिवाइड करने की ट्राई करो। यानी कि ये नीचे वाला जो ये यहाँ पर है इसको अंदर रखो, इसके नीचे वाले पे डिवाइड करो। तो 24 1 24, जो आंसर आए 1 आया उसको उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। अब देखो यहाँ पे इस पर हैंड रख लें आप और जो है वो 24 अंदर रखें आप, सेम एज इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 4 6 24। तो जो आंसर आया है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दो इसी के ऊपर वाले से जिससे डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करना उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय 2 जैसे वो आ रहा है फार्मूले के तहत आता रहेगा। 7 1 7, 6 1 6, तो 7 1 7, 6 1 6 24। इसको मल्टीप्लाई 1/2 की फॉर्म में लिख लें। सेम एज हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 7 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 13, ये हो जाएगा 48। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो इस मीन हमारे पास दो जो हैं वो 2 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। कौन से वो 2 रैशनल नंबर है, मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ ताकि आपके एक ही पेज पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाए। जैसे कि 1 और 3/1/4 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर निकालने थे, वो आपने निकाल लिए हैं। एक जो है वो आपका रैशनल नंबर आया है 7/24 और एक आपका रैशनल नंबर आया है 13/48। तो ये आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है मैं इसको आंसर लिख देता हूँ इसको नीटली ताकि ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये है आपका रैशनल नंबर का पहले वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, रैशनल नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास 3 और 4 इनके दरमियान निकालना है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है, आप फ़ौरन से अपना स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ करना। तो 3 + 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 4 7/2 पहला रैशनल नंबर आ गया। हमने 2 रैशनल नंबर निकालने क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये कहता है कि हमने क्या करना है 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन द। तो पहला रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड वाला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, इसी को ही लेंगे वैल्यू को, सेकंड यहाँ पे लिख ले मेंशन करना है, सेकंड रैशनल नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर कैसे लेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है 7/2 उसी के उसके लास्ट के साथ इसको ऐड कर दो। जब कुछ ना हो नीचे तो नीचे 1 होता है तो हम खुद से 1 पुट कर लेंगे। इसका एलसीएम 2 1 2 तो 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी करना है हमने, तो ये 2 आ जाएगा। सेम एज इस पर हैंड रखें, 2 को 2 से किया 1 आया तो 1 को हम इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। सेम एज हम 1 को 2 से करेंगे तो देखें ज़रा 2 अंदर रखें, 1 2 2 होता है, तो जो आंसर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 7 + 8/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दो। अब 7 और 8 कितने होते हैं 15/2 2 2
4, तो हमारे पास सेकंड ये आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा कि 3 और 4 में 2 रैशनल नंबर आएंगे। वो कौन से हैं, एक है हमारे पास फर्स्ट वाला आया था 7/2 और सेकंड वाला आया है 15/4। तो ये 2 रैशनल नंबर आए हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। ये लास्ट क्वेश्चन है, 3/5 एंड 4/5, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखें ज़रा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो 3/5 एंड 4/5 हमने वैसे ही निकालना है। हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 ऐड करके डिवाइड कर दो 2 के साथ। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो आपका 5 का 5 ही एलसीएम आएगा। 5 5 1 ज़ार 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही रहेगा। 5 1 ज़ार 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई ओवर 2। वो मैंने आपको एलसीएम के लिए प्रॉपर जो है वो फर्स्ट में एक दफ़ा क्लियर कर दिया। आई थिंक सो मुझे बार बार इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्दर नहीं है। अगर एलसीएम अभी भी क्लियर होगा तो स्टूडेंट आप पहले उसके इस वाले क्वेश्चन के एलसीएम को अच्छे से देख लें। जब आप इसके एलसीएम को अच्छे से देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, तो आपके लिए फिर एलसीएम समझना मस्ट है स्टूडेंट, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम से जान छुड़ाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आ पाता, तो फिर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी पूरी मैथ में कहीं ना कहीं आपको बार बार एलसीएम आना ही आना। तो ये आप इसलिए क्लियर कर लें इस चीज़ को। 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 ओवर 10। तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड रैशनल नंबर इसका निकाल लेंगे। तो सेकंड रैशनल नंबर मैं इसी पेज पे कर देता हूँ इसको क्लियर सारा। सेकंड रैशनल नंबर, उसके लिए हमारे पास है 7 ओवर 10 प्लस 4 ओवर 5। 7 ओवर 10 ओवर 4 ओवर 5, 7 ओवर 10 प्लस 4 ओवर 5 अब डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखें 10 और 5 आ गया, 10 और 5 आ गया। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ 5 2 ज़ार 10, 10 ही बनता है इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 1 ज़ार 10, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। 5 2 ज़ार 10, जो 2 आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 ओवर 2। तो यह हमारे पास आ गया 7 और 8 15, 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 ओवर 20। तो ये देखें हमारे पास दोनों रैशनल नंबर आ गए हुए हैं। एक रैशनल नंबर हमारे पास ये आया है और एक रैशनल नंबर ये आया है। तो इन बिटवीन यानी कि 3 ओवर 5 के और 4 ओवर 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर आए हैं। एक हमारे पास रैशनल नंबर आया है 7 ओवर 10 और एक हमारे पास आया है 15 ओवर 20। तो इस तरह जो है वो आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। आपका ये आंसर है। आपकी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। इसको 2 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया था। एक लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया है। सेकंड वाले में हमने 4, 5 और 6 को सॉल्व किया है। एंड आई होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट आपका कोई भी क्यूरीज हो, आपको समझ ना आया हो, आप इजीली जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन अपनी क्यूरीज को अपना पूछ सकते हैं। मैं अगेन एक बात को रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, 9th के ये जो नया कोर्स आया इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी उन्होंने पहला 1.1 इतनी ज़्यादा लेंथी दे दिया, लेकिन क्या करें अब इस पर हम टाइम तो नहीं ना सोच पे सिर्फ वेस्ट कर सकते कि क्या हो गया हमारे साथ, या इतनी बड़ी क्यों आ गई है। अब करनी तो है, तो अल्टीमेटली क्यों ना हम इसको अच्छे से करें और हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। इवन डैट हम सीखेंगे चीज़ों को तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। सो हमें जो है अब इसको बेहतर से बेहतर करना है, तो अपना जो है वो मेहनत करें, चीज़ों को समझने की ट्राई करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें इस तरह, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाएं। सो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1.2 को शुरू करेंगे। होप सो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो 1.2 का होगा। अल्लाह हाफिज़।